नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच बदली है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में आई थी, सोचिए, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखी जाती है। तो हमारे पास इस किताब का एक रिव्यू है और आज हम कोशिश करेंगे इसके जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं उनको समझने की। वो 13 सिद्धांत क्या हैं, क्या वो आज भी उतने ही काम के हैं और क्यों इसे सेल्फ हेल्प जॉनरे में इतना बड़ा माना जाता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा कुरेदते हैं कि कैसे सोच हकीकत बन सकती है जैसा हिल का दावा है। पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि भाई ये किताब इतने सालों के रिसर्च का नतीजा है ना, सफल लोगों की स्टडी। तो इसका एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है? हिल कहना क्या चाहते हैं एक लाइन में? हाँ, देखिए, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा है लेकिन गहरा भी, कि सफलता, अब वो चाहे पैसों की हो, करियर की हो या जिंदगी के किसी और हिस्से की, वो बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा इस पर निर्भर करती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अंदर मतलब आपकी सोच, आपकी इच्छा, वो कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल है, आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने सीरियस हैं और क्या आप उस पर पूरा अटूट विश्वास रखते हैं। हिल के हिसाब से यही चीजें आपकी किस्मत तय करती हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि उपलब्धि का एक दर्शन है जो पूरी तरह से आपके मन की शक्ति पर फोकस करता है। मन की शक्ति सुनने में तो अच्छा लगता है। किताब 13 सिद्धांतों की बात करती है। सबसे पहला और शायद सबसे फेमस है इच्छा, यानी डिजायर। पर क्या ये सिर्फ किसी चीज को चाहना है? जैसे मैं सोचूं भाई मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बस? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। हिल के लिए इच्छा सिर्फ एक विश नहीं है, वो इसे एक जलती हुई महत्वाकांक्षा कहते हैं, एक डेफिनेट पर्पस। मतलब आपका लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और इतना मजबूत हो कि वो आपके हर एक्शन, हर सोच पर हावी हो जाए। सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि उसे पाने की एक जिद, एक धुन सवार हो जानी चाहिए। और इसी से जुड़ा है दूसरा प्रिंसिपल, विश्वास, यानी फेथ। विश्वास, फेथ, मतलब ये मानना कि हाँ ये इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन कई बार तो हालात बिल्कुल उल्टे दिखते हैं, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा होता है। तब कैसे विश्वास बनाए रखें? क्या हिल इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं या कुछ और है इसमें? देखिए, हिल के लिए विश्वास सिर्फ उम्मीद या आशा नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है, एक दिमागी अवस्था। अपने लक्ष्य को पाने की जो आपकी क्षमता है उसमें एकदम अटूट यकीन रखना, तब भी जब बाहर से कोई सबूत न दिख रहा हो। और ये विश्वास पैदा करने का एक तरीका वो बताते हैं ऑटो सजेशन के जरिए। ऑटो सजेशन, हाँ, ये शब्द सुना है। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये खुद को बस बार बार बोलना है कि मैं सफल हूं, मैं सफल हूं? क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा है? नहीं, ये सिर्फ रटना नहीं है। हिल कहते हैं इसे भावना के साथ, इमोशन के साथ दोहराना है। उनका तर्क यह है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो लॉजिक नहीं समझता, वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ उन विचारों को सच मान लेता है जो उसे बार बार और प्रबल भावना के साथ दिए जाते हैं। अच्छा, तो ऑटो सजेशन का मतलब है पॉजिटिव एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो हकीकत बन चुका है, और इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। आइडिया ये है कि अगर सबकॉन्शियस मान ले कि लक्ष्य हासिल हो सकता है या हो चुका है, तो वो अनजाने में ही आपको उन कामों की तरफ धकेलेगा जो लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है। हाँ, कुछ लोग आज इसे शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़कर देखें, पर हिल का जोर ज्यादा फिलोसॉफिकल था। ये तो दिलचस्प है। एक तरह से अपने मन को ट्रेन करना। लेकिन यही एक सवाल भी उठता है, क्या सिर्फ सोचने, इच्छा करने, विश्वास करने और खुद को यकीन दिलाने से सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि किताब में तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों का भी जिक्र है, तो वो कहाँ फिट होते हैं? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने, और यहीं पर हिल की जो फिलॉसफी है वो सिर्फ सोच बदलो दुनिया बदलेगी वाले नारे से आगे जाती है। वो एकदम साफ कहते हैं कि भाई सिर्फ इच्छा और विश्वास से काम नहीं चलेगा। वो जरूरी है पर काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करनी होगी। वो जानकारी, वो स्किल्स जो आपको चाहिए। हाँ, स्किल्स तो जरूरी हैं। बिल्कुल। फिर अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उस ज्ञान को ठोस प्लान्स में बदलना होगा। ये कल्पना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है,
बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नए रास्ते बनाना है और सबसे ज़रूरी एक डिटेल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना और उस पर तुरंत एक्शन लेना। तुरंत एक्शन लेना, ये बात बहुत ज़रूरी लगती है, क्योंकि कई बार लोग सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, पर शुरू नहीं कर पाते। हाँ, और इसीलिए हिल निर्णय यानी डिसीजन लेने की क्षमता पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनका कहना था कि सफल लोग फैसले तेजी से लेते हैं और अगर उन्हें बदलना भी पड़े तो धीरे धीरे सोच समझ कर बदलते हैं, जबकि जो असफल होते हैं वो फैसले लेने में ही देर करते हैं और फिर जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, मतलब टालम टोल। और एक बार फैसला ले लिया तो फिर आता है सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत, दृढ़ता। यानी दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना। लेकिन यहाँ एक बड़ी महीन सी रेखा है। कब दृढ़ता एक तरह की जिद बन जाती है जो शायद नुकसान दे? क्या हिल इस पर कुछ कहते हैं कि भाई कब रुकना है, कब प्लान बदलना है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देखिए, हिल दृढ़ता को इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं। उनका मानना था कि जब तक आपकी इच्छा प्रबल है और आपकी योजना मोटे तौर पर काम कर रही है, हाँ, उसमें बदलाव करने पड़ सकते हैं, तब तक आपको लगे रहना चाहिए। हार तब होती है जब आप खुद उस लक्ष्य को छोड़ दें। हालांकि ये सच है कि असल जिंदगी में ये तय करना कई बार बहुत मुश्किल होता है कि कब लगे रहना फायदेमंद है और कब नुकसानदेह। हिल का फोकस ज्यादातर इस पर था कि पहली मुश्किल या पहली आलोचना पर ही हार मत मानो। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं और यही दृढ़ता है जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है। ठीक है, तो मतलब मेंटल तैयारी तो है ही, पर साथ में ठोस प्लान, एक्शन और फिर अटूट प्रयास भी जरूरी है। एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत चर्चा में रहता है, वो है मास्टरमाइंड। ये क्या है? कोई सुपर इंटेलिजेंस या क्या? नहीं, ये किसी एक व्यक्ति का दिमाग नहीं है। ये है कई दिमागों का तालमेल, सिनर्जी। हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी हार्मनी के साथ, मतलब सद्भाव के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो एक ऐसी कलेक्टिव चेतना या ऊर्जा पैदा करते हैं जो अकेले व्यक्ति की क्षमता से कई ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये सिर्फ नेटवर्किंग से ज्यादा है। ये ज्ञान, अनुभव और मेंटल एनर्जी का एक तरह का सिम्बायोसिस है। मतलब अपने आसपास ऐसे सपोर्टिव लोगों का एक ग्रुप बनाना जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हो और आपकी मदद करें। अच्छा, किताब में कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अवचेतन मन, मस्तिष्क, छठी इंद्री। ये थोड़े से कह सकते हैं कि रहस्यमय या शायद विवादास्पद भी लगते हैं, खासकर सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सिद्धांत थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है और इनकी व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का जो मूल विचार है वो ये है कि यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत शक्तिशाली क्रिएटिव एनर्जी है। इसे सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति तक सीमित न रखकर इसे रचनात्मक कामों में, आर्ट में या बिजनेस बनाने में लगाया जा सकता है। मतलब एनर्जी को चैनलाइज करना। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, और अवचेतन मन और मस्तिष्क वाले सिद्धांत ऑटो सजेशन और प्लानिंग से जुड़े हैं, अपने दिमाग की क्षमता को समझना और इस्तेमाल करना। छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस, वो इंट्यूशन या एक तरह की अंदरूनी समझ को कहते हैं। हिल मानते थे कि ये तब विकसित होती है जब आप बाकी सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं। ये थोड़ी गूढ़ है और शायद यही वजह है कि इन पर ज्यादा बहस भी होती है। तो ये जो 13 सिद्धांत हैं, ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं कि कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। जाहिर है किताब जबरदस्त सफल रही, बहुत प्रेरणादायक मानी गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं हुई। क्या मुख्य आलोचना है? क्योंकि आज के नजरिए से देखें तो कुछ बातें शायद थोड़ी अजीब लग सकती हैं। बिल्कुल, आलोचनाएं भी काफी हुई हैं और उन्हें जानना भी जरूरी है। मेरे ख्याल से सबसे पहली और बड़ी आलोचना ये है कि हिल अपने दावों के समर्थन में ज्यादातर किस्से कहानियां ही सुनाते हैं, एनेक्डोटल एविडेंस। वो सफल लोगों के उदाहरण तो देते हैं, पर यह साबित करना मुश्किल है कि उनकी सफलता सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों की वजह से थी। हो सकता है उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, जैसा आपने भी इशारा किया, कुछ सिद्धांत जैसे विचार कंपन या थॉट वाइब्रेशंस या अवचेतन मन की इतनी सटीक प्रोग्रामिंग, ये वैज्ञानिक नजरिए से थोड़े संदिग्ध लगते हैं, या कम से कम हिल के पास उनके लिए कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। उन्हें कई बार सूडो साइंटिफिक यानी छद्म वैज्ञानिक भी कहा गया है। और कुछ लोग हिल के अपनी जिंदगी की कुछ असफलताओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ,
ये भी एक आलोचना का पॉइंट रहा है कि क्या वो खुद हमेशा अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह खरे उतर पाए। तो संक्षेप में कहें तो वैज्ञानिक कठोरता की कमी और किस्सों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, ये मुख्य आलोचनाएं हैं। कुछ लोगों को भाषा और कुछ विचार थोड़े पुराने जमाने के भी लग सकते हैं। तो इन ठोस आलोचनाओं के बावजूद ये किताब आज भी क्यों पढ़ी जा रही है, क्यों रिकमेंड की जाती है? लगभग 90 साल हो गए, ऐसी क्या चीज है इसमें जो लोगों को अब भी अपील करती है? मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका कोर मैसेज, इसका मूल संदेश। ये आइडिया कि आप अपनी परिस्थितियों के सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और अपने कामों से अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। ये आज भी बहुत पावरफुल और आकर्षक लगता है। ये उम्मीद जगाता है, एक तरह का कंट्रोल देता है। और आलोचनाओं के बावजूद इसके कई सिद्धांत, जैसे लक्ष्य तय करना, प्लान बनाना, हार ना मानना, अपने जैसे सोचने वाले लोगों का साथ ढूंढना, ये सब प्रैक्टिकल जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। तो शायद लोग इसके जो थोड़े रहस्यमय हिस्से हैं उन्हें नजरअंदाज करके इसके व्यावहारिक पहलुओं को अपना लेते हैं। ये एक तरह से पर्सनल एम्पावरमेंट का मैनुअल बन गया है। और जैसा कि टाइटल कहता है, थिंक एंड ग्रो रिच, क्या ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में? क्योंकि बहुत से उद्यमी और कोच इसे रेकमेंड करते हैं। देखिए, टाइटल थोड़ा भ्रामक हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि किताब में पैसा कमाने पर काफी जोर है और बहुत से उदाहरण उसी से जुड़े हैं। लेकिन हिल खुद रिचेस यानी अमीरी को सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रखते। वो इसमें मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, सामाजिक सद्भाव, अच्छी सेहत और डर से मुक्ति को भी शामिल करते हैं। तो इसके सिद्धांत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में एक ओवरऑल सफलता और संतुष्टि पाने के लिए भी लागू किए जा सकते हैं। उद्यमी और कोच इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये सेल्फ बिलीफ, गोल कमिटमेंट और रेजिलियंस यानी लचीलेपन जैसी बुनियादी चीजों पर जोर देती है, जो किसी भी बड़े काम को करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य सबक निकालने हों जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है, एकदम निचोड़ में, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, कि आपका दिमाग, खासकर आपका सबकॉन्शियस माइंड, हकीकत और बहुत प्रबल कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। लगातार भावना के साथ दिए गए पॉजिटिव सुझाव आपके विश्वास को और फिर आपके व्यवहार को बदल सकते हैं। दूसरी, कोई भी बड़ी उपलब्धि, चाहे वो पैसा हो या कुछ और, वो पहले एक विचार या एक तीव्र इच्छा के रूप में ही जन्म लेती है। लेकिन वो विचार हकीकत तभी बनता है जब उसे एक साफ प्लान, अटूट विश्वास और सबसे जरूरी लगातार और अथक मेहनत का सहारा मिले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। एक्शन जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। अमीर होने का मतलब सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुष्टि और पूर्ति पाना है। ये किताब असल में उपलब्धि के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट और खुद पहल करने की शक्ति, पावर ऑफ इनिशिएटिव पर एक क्लासिक टेक्स्ट है। युवा मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ अमीर कैसे बने इसकी कोई रेसिपी बुक नहीं है। ये एक तरह का दर्शन है कि कैसे अपनी सोच को साध कर, योजना बनाकर और डटे रहकर किसी भी तरह की अमीरी, चाहे वो जो भी हो, हासिल की जा सकती है। ये मानसिकता की ताकत का एक गहरा अध्ययन है। बिल्कुल सही कहा। इसके सिद्धांत बहस का मुद्दा हो सकते हैं, कुछ पुराने लग सकते हैं, उनकी वैज्ञानिकता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने दशकों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है, उन्हें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने और उन पर काम करने के लिए एक तरह से उकसाया है। इसका प्रभाव तो निर्विवाद है, चाहे कोई इससे सहमत हो या असहमत। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। नेपोलियन हिल के इन 13 सिद्धांतों में से इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड वगैरह, आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल और शायद ज्यादा संदेहवादी दुनिया में कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक या जरूरी लगता है? और शायद कौन सा ऐसा है जिसे आज लागू करना सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।